चलो, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनल चेक। पिछली क्लास में अपन ने इंटरनल कंट्रोल खत्म कर लिया था, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल चेक। तो मीनिंग, इंटरनल चेक इज एन इंपॉर्टेंट एंड रिलीवेंट पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बहुत बड़ी बात बोल दी है लाइन। इंटरनल कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट पार्ट है इंटरनल चेक। मतलब इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसका एक पार्ट होता है इंटरनल चेक। ठीक है, जब अपन इंटरनल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जनरली लोग जो है इंटरनल चेक को, इंटरनल कंट्रोल को और इंटरनल ऑडिट को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक नहीं है। इंटरनल कंट्रोल जो होता है परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब पूरे ओवरऑल हर जगह वो इन्वॉल्व रहता है। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल चेक जो है वो इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है। इट इज अ सिस्टम mainly concerned with accounting and statistical procedure including physical and other control for safeguarding asset against clerical error, defalcations or other irregularities। इंटरनल चेक क्या है? इंटरनल चेक जो है एक अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है। इंटरनल चेक क्या है? एक अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर फिजिकल कंट्रोल, जो कि इंक्लूड करता है किसको? फिजिकल कंट्रोल को, और एसेट्स को सेफगार्ड करने का काम करता है। किससे सेफगार्ड करता है? किससे उसकी सुरक्षा करता है? किसी प्रकार का क्लेरिकल एरर हो जा रहा है उससे, किसी प्रकार का डिफेल्केशन हो जा रहा है, या फिर किसी प्रकार की इररेगुलरिटीज है, उनसे वो एसेट्स को सेफगार्ड कराता है। मतलब मैं फिर से बोलूं तो इंटरनल कंट्रोल जो है, सॉरी, इंटरनल चेक जो है वो एक अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है फिजिकल और अदर कंट्रोल, जिसके अंदर फिजिकल कंट्रोल भी आता है और अदर कंट्रोल भी आता है, ठीक है, जिससे एसेट्स को सेफगार्ड किया जा सकता है। किससे सेफगार्ड करेंगे? किसी भी प्रकार के क्लेरिकल एरर से, डिफेल्केशन से और इररेगुलरिटीज से। ठीक है, under internal check system no single person is allowed to handle transaction completely from the beginning to the end। इंटरनल चेक सिस्टम के अंदर किसी भी एक आदमी को, किसी भी एक पर्सन को पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक का काम करने के लिए उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती। मतलब काम को यहाँ पे सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। इतने काम के लिए जिम्मेदारी किसी और को, शुरुआत कोई और करेगा, बीच का काम कोई और करेगा, इधर का काम कोई और करेगा, लास्ट का काम कोई और करेगा, फिर कंक्लूड कोई और करेगा। तो एक एक आदमी को अलग अलग जवाबदारी दी जाती है। और इसमें एक चीज और है कि जैसे ही पहला वाला काम किया ना, इसके काम को चेक कौन करेगा? अगला। ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। सिस्टम ही ऐसा बनाया जाता है कि अगला वाला चेक कर लेता है और फिर अपना काम करेगा, फिर ये जाएगा अगले के पास, फिर तीसरा वाला जो है दूसरे के काम को ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। तो ऐसे पूरी एक सीरीज चलते जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इंटरनल चेक सिस्टम। Under internal check system, no single person is allowed to handle transaction completely from the beginning to the end. The work is divided in such a way that the work of one employee is automatically checked by the work of other employee. There is a little possibility of fraud unless there is collusion between all employees doing the work. Normally इंटरनल चेक सिस्टम में फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, अनलेस कि सारे एम्प्लॉय के बीच में मिली भगत तो नहीं है। अगर सब लोग मिली भगत कर लिए, चल ठीक है तू गड़बड़ी कर, मैं चेक नहीं करूंगा या तेरी गड़बड़ी को दबा दूंगा, तो ऐसे सारे एम्प्लॉय अगर आप मिली भगत करके बैठे तो एक बार इंटरनल चेक सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। नहीं तो अगर इनके बीच में मिली भगत नहीं है तो वहां पे फ्रॉड होने का चांस बहुत कम है। There is a little possibility of fraud unless there is a collusion between all employees doing the work. With the introduction of internal check system, possibilities of errors and fraud are reduced to the minimum। जैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है तो वहां पर फ्रॉड और एरर होने की गुंजाइश जो है बहुत हद तक कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। It is because error or fraud committed by one employee are likely to be detected by other employee। एक एम्प्लॉय ने अगर कोई एरर और फ्रॉड किया तो अगला वाला एम्प्लॉय उसको तुरंत पकड़ लेगा। Since the error
are known, sorry, since the error known or unknown is detected easily, therefore the system is also named as internal preventive control system. क्या बोल रहा है? सिंस द एरर नोन और अननोन, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो पता होते हैं और जो अननोन होते हैं, और दोनों ही क्या हो जाते हैं? पकड़ में आ जाते हैं। कुछ गड़बड़ियां ऐसी होती है जो दिख जाती है कि हाँ भाई ये गड़बड़ी हुआ है, कुछ गड़बड़ियां ऐसी होती है जो नहीं दिखती है लेकिन होती है। तो ऐसी दोनों प्रकार की गड़बड़ियों को ये जो सिस्टम है आसानी से क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और गड़बड़ियां होने नहीं देता। तो इसलिए इसको, इस सिस्टम को और क्या नाम दिया गया है? इंटरनल प्रिवेंटिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, देखो, टू इलस्ट्रेट इंटरनल चेक सिस्टम, अब इंटरनल चेक सिस्टम को एक प्रकार के है ना उससे बताया गया, एग्जाम्पल से बताया है, ध्यान से सुनना। टू इलस्ट्रेट इंटरनल चेक सिस्टम, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम इन सेल्स डिपार्टमेंट फॉर कैश सेल्स। आप एक है ना एक क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करो कि मान लो एक सेल्स डिपार्टमेंट है। क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट है और वहां पे कैश सेल्स किया जा रहा है। ठीक है, और वहां पे इंटरनल चेक सिस्टम लगाया गया है। द सेल्समैन ओनली सेल्स द गुड, जो सेल्समैन है वो सिर्फ क्या करेगा? माल बेचने का काम करेगा। दे नाइदर रिसीव कैश एज पेमेंट नॉट डिलीवर द गुड्स, सेल्समैन बेचने का काम किया, ना वो पैसा लेगा ना गुड्स को डिलीवर करेगा। द सेल्समैन प्रिपेयर 3 or 4 कॉपीज ऑफ सेल्स मेमो, सेल्समैन गुड्स बेचा, बेचने के बाद वो 3 मेमो बनाएगा। ठीक है, कि उसने इतने रुपए का गुड्स बेचा है। ही रिटर्न 1 कॉपी विथ हिम एंड गिव द रिमेनिंग कॉपी टू द कस्टमर। मतलब वो रिटर्न नहीं है, रिटेन है। ही रिटेन 1 कॉपी विथ हिम, वो अपने पास एक कॉपी रखेगा और कस्टमर को बाकी की कॉपी क्या कर देगा? दे देगा। देन द कस्टमर गोज टू द कैशियर एंड मेक द पेमेंट बाय प्रोड्यूसिंग द कॉपी टू द सेल्स मेमो विथ हिम। अब जैसे ही वो क्या करेगा, कस्टमर जैसे वो क्या करेगा, मतलब सेल्समैन जो है कस्टमर को कॉपी देगा ना, तो सेल्समैन क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा? कॉपी लेके जाएगा कैश काउंटर में और वो अपनी बिल की कॉपी देगा और वहां जाके क्या करेगा? पेमेंट करेगा। द कैशियर रिसीव द पेमेंट एंड एफिक्स द स्टैम्प कैश रिसीव्ड। कैशियर क्या करेगा? कैशियर क्या करेगा? वो पेमेंट रिसीव करेगा और उसके जो मेमो में लिख देगा पैसा मिल गया करके। ऑन द कस्टमर कॉपी, द कस्टमर टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द गेट कीपर बाय प्रेजेंटिंग द रिसिप्टेड कैश मेमो टू हिम। अब कस्टमर जब गुड्स की डिलीवरी लेने जाएगा तो दिखाएगा, देखो भैया मैंने बिल का पेमेंट कर दिया है, तो आप मेरे को गुड्स की क्या कर दो? द गेट कीपर चेक द रिसिप्ट कैश मेमो एंड डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर आफ्टर फिक्सिंग द स्टैम्प गुड्स डिलीवर्ड। अब गुड्स डिलीवर होने का भी क्या करेगा? स्टैम्प दे देगा। हरी बात समझ में? हाँ, एग्जाम्पल देना है। जैसे अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजनेस है रायपुर में, मैं नाम नहीं लूंगा संस्था का, कपड़े की दुकान है बहुत बड़ी। वहां पे अंदर गए तो अलग अलग कपड़े के, अलग अलग वैरायटी के कपड़े, लेडीज के, जेंट्स के, बच्चों के, शादी वियर, विंटर वियर, हर चीज के अलग अलग काउंटर बने हुए अलग अलग फ्लोर में। जैसे आप वहां जाओगे कुछ खरीदने तो सामने वाला आपको बताएगा आपको क्या चाहिए, तो सामने वाला बताएगा भैया ये चीज यहाँ मिलेगी, यहाँ इस फ्लोर में इस काउंटर नंबर में चले जाओ। अब वहां जाओगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, आपको जो पसंद आए आप लोगे, आपको गुड्स वहां नहीं मिलेगा, सामान वहां नहीं पकड़ाया जाएगा। आपको एक पर्ची पकड़ा देगा लिख के कि इतने नंबर का जो भी उनका कोड रहता है वो लिख देगा पर्ची में, आप पर्ची लेके जाओ भैया काउंटर में पेमेंट करना, गुड्स वहीं मिल जाएगा। अब जो ग्राहक है वो पर्ची लेके जाता है, तब तक वो जो थैली है काउंटर में आ जाती है। अब वो जाएगा, कस्टमर दिखाएगा भैया पर्ची, तुरंत वो एंट्री मारेगा, कैश बैंक जिसमें भी लेन देन कर रहा है वो लेने के बाद उस सामने वाला थैली क्लियर करने के बाद आपको पकड़ा देगा। तो ये क्या एक प्रकार का इंटरनल चेक सिस्टम है। डेफिनेशंस मैं शुरू से बोल रहा हूं, ये रटने की चीजें, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट डेफिनेशंस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम्स आर एज फॉलोज। इंटरनल चेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज whereby no one is allowed to carry through and to record every aspect of a transaction so that without collusion between two or more persons fraud is prevented and
at the same time the possibilities of error are reduced to minimum। ये डेफिनेशन किसने दी हुई है? स्पाइसर एंड पैगलर ने। An internal check system means practically a continuous internal audit carried on by the staff itself, by means of which the work of each individual independently checked by the other member of the staff। ये कौन दिया है? डी पावला। डी पावला। Internal check does not make fraud impossible, but it makes more difficult and act as a deterrent by increasing the danger of early discovery। आरजी विलियम्स। इंटरनल चेक जो है, इनका बोलना यह है कि ये फ्रॉड को इम्पॉसिबल नहीं बनाते, लेकिन ये फ्रॉड करने का जो काम है, जो आसानी से किया जा सकता है, उसको और कठिन कर देते। मतलब फ्रॉड करने वाला हिम्मत नहीं करेगा फ्रॉड करने की, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं पकड़ा जाऊं, तो उसके लिए वो काम डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, क्योंकि उसको एक खतरा महसूस होता है कि भाई अगर मैं फ्रॉड किया तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। क्लियर है? तो ये हो गए 3 डेफिनेशंस इंटरनल चेक सिस्टम के। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छे इंटरनल चेक सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो अपन हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पहला, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इंटरनल चेक सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भाई काम एक जन से पूरा मत कराओ, उसको तोड़ तोड़ के करो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, प्रायोरिटी टू अकाउंटिंग मशीन्स। इंटरनल देखो, मेन जो गड़बड़ी फ्रॉड है ना, कहां दिखती है? लेन देन वाले मैटर पे। तो आप अगर अकाउंटिंग मशीन्स के ऊपर अगर एडिक्वेट और प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगा के रखोगे, जहां जहां से अकाउंटिंग मशीन्स बोलने का मतलब जहां जहां पे लेन देन वाला मैटर ज्यादा है, वहां पर अगर अकाउंटिंग मशीन्स को अगर आप प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगाओगे तो वहां पर वो ज्यादा इफेक्टिव आपको दिखेगा। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ वेजेस एंड सैलरीज रिकॉर्ड। इंटरनल चेक सिस्टम की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वेजेस और सैलरी रिकॉर्ड को क्या करेगा? प्रॉपरली मेंटेन करेगा, पेरोल बना के। चेंजेस इन वर्क ऑफ एम्प्लॉय। चेंज इन वर्क ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? एक ही एम्प्लॉय को, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो आपको कोई एग्जाम हो रहे हैं और कंटिन्यूस उस एग्जाम में आपको 8 दिन बैठने हैं। तो वैसे तो स्टूडेंट लोग करते नहीं है ऐसा, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि एक स्टूडेंट को पता है कि मैं इसी जगह पर बैठूंगा हर बार, तो स्टूडेंट है ना उस जगह पे कुछ ना कुछ जुगाड़ जमा के बैठ जाएगा। मान लो मेरा अगला पेपर इनकम टैक्स आ रहा है, तो उस जगह पे मालूम है कि कहां बैठा है, तो वहां की अरेंजमेंट कर लेगा कुछ ना कुछ। अगर वो बच्चे की मतलब पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बच्चा करता है, पॉसिबिलिटी है कि एक ही जगह पर बैठाया जाए हर बार एग्जाम लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ चीटिंग वीटिंग वाला जुगाड़ कर लेगा, अगर उसको करना है, ऐसा इंटेंशन है तो। बाकी न बच्चे ऐसा करते नहीं है। अगर वो बच्चे को बार बार रोटेट किया जाए तो कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह, सोचेगा भी नहीं, बोलेगा मेरी जगह हर बार चेंज होते रहती है। ये कराते क्यों? रोटेशन कराने का कारण क्या है? एक तो कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है और एक तो चीटिंग ना हो सके उसके लिए। तो वैसे एम्प्लॉय अगर किसी एक जगह पर उसको बैठा दिया जाए काम करने के लिए, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही टाइप का काम किया, तो वो अपना ना सैचुरेशन बना लेता है, मतलब वो पूरा अपना सेटिंग जमा लेता है हर जगह, मतलब पूरी फील्डिंग जमा के बैठ जाता है। और वही एम्प्लॉय को अगर रोटेट करते जाए हर जगह, भाई तू आज ये काम कर, वो काम कर, कभी इस शिफ्ट में काम कर, कभी उस शिफ्ट में काम कर, तो रोटेशन होने के कारण वो कहीं पे अपना फील्डिंग जमाने में मतलब मुश्किल होगा उसके लिए वो काम करना। तो चेंज इन वर्क एम्प्लॉइज, वर्क ऑफ एम्प्लॉइज। करस्पॉन्डेंस विद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्या होता है बिजनेस के अंदर? जो कैशियर होता है उसका काम होता है कैश देना, कैश लेना, ये काम होता है। कैश देना, कैश लेना कुछ काम होता है कैशियर का। तो क्या होता है कि डेटर और क्रेडिटर से कभी पैसा आया या पैसा गया, तो एक इंसान को और बैठाओ जो डेटर और क्रेडिटर के साथ करस्पॉन्डेंस करते रहे, कम्युनिकेशन करते रहे कि भाई आपने पेमेंट दिया है कि नहीं, हमारे में तो आपका बैलेंस दिख रहा है, आपने क्लियर किया नहीं? नहीं, मैं तो पेमेंट कर दिया हूं। तो फिर यहां पे आप बोलोगे भाई एंट्री क्यों नहीं हुई इधर? तो डेटर क्रेडिटर के साथ करस्पॉन्डेंस मेंटेन करके रखने का भी काम किसका होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का होता है।
जिससे एक दूसरे की चीजें रिकॉन्साइल हो जाती है। एक चीज इधर से कंफर्म नहीं हो रही तो उधर से कंफर्म हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद सैंक्शनिंग ऑफ ओवर टाइम पेमेंट्स। ओवर टाइम पेमेंट जो होता है, जैसे ओवर टाइम पेमेंट समझते हो ना, जो वर्कर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनको जो ओवर टाइम पेमेंट किया जाता है उसका सैंक्शनिंग करना। सैंक्शन करना मतलब, सैंक्शन मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव करा के उसका पेमेंट करना। ठीक है, क्योंकि ओवर टाइम पेमेंट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है कि मान लो कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम किया ही नहीं है। फ्रॉड करने वाला तो हमेशा लूप होल देखते रहेगा भाई, यहां पर कोई लूप होल है मतलब यहां से अपन निकालो। ठीक है, तो ओवर टाइम अगर पेमेंट हो रहा है किसी चीज का, वेजेस वगैरह का, तो उसका सैंक्शनिंग प्रोसीजर लगा दो। बिना सैंक्शन की किसी को ओवर टाइम पेमेंट, तो सैंक्शन करने वाला भी चेक करेगा वाकई में एम्प्लॉय ने ओवर टाइम काम किया है कि नहीं। क्लियर है? आप लोग उस क्लास में जाके बैठो ना। रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स फ्रॉम स्टोर कैन बी टेकन आउट ओनली आफ्टर प्रायर परमिशन ऑफ द सीनियर ऑफिसर। अब कोई मान लो कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वहां पर बहुत सारा आइटम, मटेरियल, ये सब बहुत सारे स्टेशनरी के आइटम रखे हुए हैं। अब एम्प्लॉइज को अगर आप फ्री एक्सेस दे दोगे, जाओ कुछ भी निकाल के ले आओ, तो रिस्की है ना भाई, सामान गायब हो सकता है ना। जो डिफॉल्ट करने की सोचता है वो तो हमेशा गलत करेगा ही। जिसको, जो ईमानदार है वो तो कभी सोचेगा भी नहीं करना है, लेकिन जिसको गड़बड़ी करनी है वो तो ऐसी चीजों की हमेशा तलाश में रहता है। तो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो भी आर्टिकल, स्टेशनरी मटेरियल, आर्टिकल मतलब सारी चीजों की बात हो रही है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड यूज लगा दो। मतलब बिना परमिशन के किसी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और जो जा रहा है मतलब उसका नाम रिकॉर्ड होगा कि तू गया था अंदर। तो कल को कोई चीज गायब होगी या कोई ऊपर नीचे कोई नुकसान हो रहा है तो भाई तुम गए थे अंदर, अपन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारा चीज कवर करता है इंटरनल चेक सिस्टम। राइट टू ओपन इंपॉर्टेंट लेटर्स। मान लो बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट लेटर आ रहा है, कोई भी फाड़ के देख लिया क्या लिखा है, पढ़ लिया, अब पता चल रहा है कोई बहुत गोपनीय बात थी जो पता नहीं चलनी थी सबको, तो भाई इंपॉर्टेंट लेटर आ रहा है तो उसको ओपन करने का, उसको खोल के देखने का किसको पावर है? ये भी इंश्योर कराता है इंटरनल सिस्टम। यूज ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ लेजर्स। लेजर जो होता है, आजकल तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो उसमें सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम रहता है, ऑटोमेटिक वो अपना बैलेंस निकालता है। तो ऐसा सिस्टम यूज करो जिससे लेजर क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग मोड पे रहे। सेल्फ बैलेंसिंग मोड पे रहेगा तो आपको पता चलते रहेगा हमेशा क्या बैलेंस आ रहा है, क्या बैलेंस आ रहा है करके। प्रॉम्प्ट डिपॉजिट ऑफ रिसिप्ट इन द बैंक। अब आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे कैश का इनफ्लो बहुत होता है, अकाउंट में पेमेंट कम आता है, कैश का इनफ्लो बहुत होता है। तो जैसे ही कैश आया उसको तुरंत बैंक में जमा कराने का काम करो, उसको ज्यादा देर तक खुला मत रखो, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर रहेगा तो उसमें गड़बड़ होने का चांस है। रिसिप्ट एंड पेमेंट शुड बी डील्ड बाय डिफरेंट पर्सन। पैसा रिसीव करने वाले को और पैसा पे करने वाले को, दोनों को अलग अलग पर्सन को जवाबदारी दो, एक ही आदमी को रिसीव और पेमेंट करने का काम मत दो। प्रॉपर कंट्रोल ओवर परचेस एंड सेल। परचेस और सेल के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल लगा के रखो। ठीक है, कि परचेस किसने किया, कैश में किया, क्रेडिट में किया, परचेस रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, पूरा इसका हिसाब किताब प्रॉपरली मेंटेन कर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक। ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक। अभी अपन ने क्या किया, इंटरनल चेक की मीनिंग, इंटरनल चेक का एक एग्जांपल, उसके बाद इंटरनल चेक के डेफिनेशन, उसके बाद मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक में बता रहा हूं, ये भी कितने पॉइंट है टोटल, 10। 2 मिनट में आया, वो बच्चे लोगों को काम दे के आ रहा हूं, ठीक है, नहीं तो लोग घूमते रहेंगे इधर उधर।
तो अगला टॉपिक है अपना ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। An ideal system of internal check may achieve the following objectives. पहला, टू मेक पॉसिबल अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। अब इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एक एम्प्लॉय का काम को दूसरा एम्प्लॉय चेक करेगा, एक पूरी सीरीज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनल चेक सिस्टम है वहां पे जो पॉसिबिलिटी होती है फ्रॉड और एरर की, वहां पे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तुरंत पकड़ में आ जाता है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसीज ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, क्योंकि काम को यहाँ पर टुकड़ों में बांट दिया गया है, तो हर एम्प्लॉय अपने काम के ऊपर फोकस्ड है और हर एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक कर लेता है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? एम्प्लॉय लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहां पर कहीं पे कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जवाबदार कौन है? क्योंकि काम टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है तो आसानी होगी कि जिम्मेदारी किसकी है उसको फिक्स करना, ठीक है। टू रिड्यूस द ऑडिटर्स बर्डन, अब ऑडिटर आएगा उस बिजनेस का ऑडिट करने के लिए, पता करेगा कि भाई यहां पर तो इंटरनल चेक सिस्टम लगा हुआ है, तो ऑडिटर बोलेगा भाई यहां पे तो आईसीएस लगा हुआ है, इंटरनल चेक सिस्टम लगा हुआ है, मतलब मेरे को अब यहां पे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो उसका बर्डन कम हो जाएगा। टू मेक पॉसिबल अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, अब सारी चीजें एकदम अप टू डेट प्रॉम्प्ट अकाउंटिंग हो रही है, हर चीज सब चीज प्रॉम्प्ट हो रहा है, चेकिंग भी हो रही है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फाइनल अकाउंट का अर्ली प्रिपरेशन। उसके बाद टू एक्सर्ट मॉरल प्रेशर ऑन क्लाइंट स्टाफ, जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रकार का मॉरल प्रेशर रहेगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, मतलब वहां पे उनको पता रहेगा कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी एरर कर रहे हैं, फ्रॉड कमिट करने की सोच रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रकार की विजिलेंस, मतलब एक प्रकार की निगरानी रखी गई है, तो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहेगा, वो गड़बड़ी करने की सोचेगा भी नहीं। प्रॉम्प्टनेस इन वर्क, अब सारा काम तड़फड़ छत्तीसगढ़ हो रहा है, एक वर्ड करते ना तुरंत काम करने वाला, तड़फड़ छत्तीसगढ़। प्रॉम्प्टनेस इन वर्क मतलब भाई सारी चीजें हो रही है, चेक हो रही है, तो यहाँ पर आपको काम है ना प्रॉम्प्टनेस दिखेगी। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत होने काम, बिना डिले किए। रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। सिंप्लिसिटी इन अकाउंटिंग और सिंप्लिसिटी इन ऑडिटिंग, अब ऑडिटर आएगा देखेगा सारा सेट है सब काम, तो उसका तो बर्डन तो कम होना ही है, और ऑडिटर का जो काम है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। टू इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी, अब सीधी सी बात है भाई, जब इंटरनल चेक सिस्टम लगा हुआ है तो वहां पे वेस्टेज, गड़बड़ियां, फ्रॉड, एरर, ये सब बहुत हद तक कम हो रही है, तो वहां पे अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो पढ़ने वाली चीजें थी ना शुरू में, उसका मीनिंग था, डेफिनेशन था और कैरेक्टरिस्टिक था। उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं पॉइंट को वापस 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 घुमा घुमा के वर्ड चेंज कर करके बता रहे हैं। देखो ना, प्रिवेंशन ऑफ एरर और फ्रॉड पढ़ चुके ना पॉइंट, एडवांटेजेस में वापस डाल दिया। फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ क्लर्क, कोई नया पॉइंट है क्या? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पे खर्चा कम कराता है, इकोनॉमिकल होता है। मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉय, वही मॉरल चेक वाला था। टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, वही आ गया। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऑडिटर, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग एक काम करना, अगर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक बेसिक प्रिंसिपल है ना, यहीं पे आगे एडवांटेज भी लिख देना, तो आपको फिर से पॉइंट दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, अब इसका हर चीज का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। अब ऑडिटर आया है, ऑडिट करने बैठा, देखा इंटरनल चेक सिस्टम लगा है, छोड़ो ये एरिया नहीं चेक करते, वो एरिया नहीं चेक करते, नेग्लिजेंट हो जाएगा वो, मतलब वो कहीं पे गड़बड़ी होने का चांस है, छोड़ना इंटरनल चेक सिस्टम में तो चेक हो गया होगा, तो वो अपना काम से नेग्लिजेंट हो जाएगा। नेग्लिजेंस इन द वर्क ऑफ टॉप ऑफिशियल, जो टॉप ऑफिशियल है वो सोच रहे कि हमारा पूरा इंटरनल चेक सिस्टम लगा हुआ है तो अब हमको ज्यादा चेकिंग वेकिंग करने की दिक्कत नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, तो उन लोग भी अपने काम को लेके क्या हो जाएंगे? नेग्लिजेंट हो जाएंगे, और पता चल रहा है नीचे बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है सबके कॉलिजन होने से।
मोर एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल बिजनेस। अब ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एक महंगा सौदा है, ठीक है। इट मे इंक्रीज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑडिटर की जवाबदारी बढ़ा देगा। ये कैसे बढ़ा देगा? मान लो किसी कारण से ऑडिटर ने अपने काम को नेग्लिजेंटली किया, कल को पता चला कि ऑडिटर ने अपने काम को नेग्लिजेंटली किया है, ठीक है। अब नेग्लिजेंटली किया, बाद में पता चल रहा है, बाद में डिस्कवर हुआ कि बिजनेस में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो इससे ऑडिटर की जवाबदारी बढ़ जाएगी कि नहीं? अब ऑडिटर जवाब नहीं दे पाएगा, बोलेगा मैं तो इंटरनल चेक सिस्टम था तो चेक नहीं किया था, ज्यादा अपने काम को लिमिटेड ही रखा था अपने चेक करने के काम को, तो उससे ऑडिटर की जवाबदारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हरी इन वर्क, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर जल्दी जल्दी हो रही है, चेक भी तुरंत हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जल्दी बन जा रहे हैं, तो यहाँ पर काम में एकदम हड़बड़ी जल्दबाजी रहेगी। पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट अमंग एम्प्लॉइज, क्योंकि एक एक के काम को दूसरा चेक कर रहा है, दूसरे के काम को तीसरा चेक कर रहा है, तो वो पैटर्न के कारण ना आपस में एम्प्लॉय लोगों के काम आपस में डिस्प्यूट होने का भी चांस होता है। तो हाँ, वो अपना पर्सनल बना लेगा उस चीज को। तो ये समझ में आया? तो हमने अभी तक इंटरनल चेक सिस्टम में क्या पढ़ा? इंटरनल चेक सिस्टम की मीनिंग, उसका एक एग्जांपल, उसके 3 डेफिनेशन, फिर अपन ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक के बाद पढ़े एडवांटेज, बेसिक प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, फिर एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस। कल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हुआ था उसका। इधर आओ, इधर आओ। होमवर्क किए हो? होमवर्क किए हो? क्यों? क्यों? क्यों मैच देख रहे थे? हंसो मत भाई, मैच देख रहे थे आप। आज किसका किसका मैच है? आप होमवर्क किए हो? दिखाओ कॉपी। मेरे को दोनों एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए अभी कॉपी में, और लाए नहीं हो गए कॉपी वाला। हाँ, जितना बना उतना दिखाओ ना। चलो अगला टॉपिक पढ़ो। हाँ हाँ, ये इन पॉइंट्स को पढ़ो। पहले इस पॉइंट की जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि बोलना क्या चाह रहे। ऑडिटर एंड इंटरनल चेक सिस्टम, या ऑडिटर ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक सिस्टम, और ऑडिटर की क्या ड्यूटी है इंटरनल चेक सिस्टम के रिगार्डिंग। तो एक बार पढ़ो, और इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ। थ्योरेटिकल है वैसे तो, फिर भी मैं समझा रहा हूं, एक बार आप लोग रीड करो।
तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटर एंड द इंटरनल चेक सिस्टम, ऑडिटर्स ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम। द ऑडिटर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एसेस द रिलायबिलिटी, मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है, ऑडिटर गया किसी बिजनेस में उसका ऑडिट करने, तो उसके ऊपर कौन सा आरोप लगाया जा सकता है कि भाई तू नेग्लिजेंट है। तो ये आरोप से बचने के लिए ऑडिटर को अपनी ये सब जवाबदारियां, अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर आरोप से वो बच सकता है। क्लियर है। तो पहला, द ऑडिटर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल assess the reliability of internal check system. To what extent he can rely on internal check system will depend upon the efficiency and effectiveness of the internal check system. पहले तो ऑडिटर जाएगा किसी बिजनेस में और वहां के इंटरनल चेक सिस्टम की रिलायबिलिटी को चेक करेगा कि ये जो काम कर रहा है कितना रिलायबल है, ठीक है, कि ये जो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कितना रिलायबल है, ये देखेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना रिलाय करे या उसके ऊपर कितना भरोसा करे, ये डिपेंड करेगा उस इंटरनल चेक सिस्टम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर। तो वो कुछ टेस्ट चेक करके देखेगा, मतलब कुछ ऐसा इनपुट करके देखेगा और उसका आउटपुट देखेगा कि भाई सही जा रहा है कि नहीं, का चीज गड़बड़ करके देखेगा जबरदस्ती कि पकड़ पा रहा है कि नहीं है। आगे, he should examine the system of internal check system taking into consideration the following points, मतलब वो इंटरनल चेक सिस्टम को एग्जामिन करेगा तो ये कुछ 5 पॉइंट उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इनको कंसीडर करते हुए चेक करेगा। पहला, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू गो थ्रू द इंटरनल चेक सिस्टम प्रैक्टिसाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम, ही कैन फील दैट हिज ऑडिट वर्क इज सिंप्लीफाइड। After examining the internal check system of the organization, the auditor should take the decision himself whether he should go for the detailed and extensive checking or undergo only through test checking. मेरा बोलने का मतलब है, ऑडिटर जब जाएगा किसी बिजनेस में तो वहां के इंटरनल चेक सिस्टम को एग्जामिन करेगा, वहां की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को चेक करेगा कि कितना ये भरोसेमंद है। अब ये मान लो उसको वो इंश्योर करेगा अपने आप में कि भाई ये हाँ इफेक्टिव है, दो नतीजे पर आएगा, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम इफेक्टिव है या फिर इनइफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव होगा मतलब बिजनेस में गड़बड़ी होने के चांस कम है, और इनइफेक्टिव अगर होगा तो ऑडिटर बोलेगा यहाँ पे गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा है। तो अगर इफेक्टिव होगा तो वो अपने आप में ये डिसाइड करेगा, अपने आप में डिसीजन लेगा कि उसको डिटेल चेकिंग करनी है या फिर उसको खाली टेस्ट चेकिंग करनी है। डिटेल्ड चेकिंग मतलब अगर इंटरनल चेक सिस्टम कमजोर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड चेकिंग, और अगर स्ट्रांग होगा, इफेक्टिव होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चेकिंग। इफ द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंटरनल चेक सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंड सम ड्रॉबैक्स, he can give his suggestion to the management for the removal of such drawbacks. अगर उसको लगता है कि इंटरनल चेक सिस्टम में किसी प्रकार के ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं, तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को सजेशन देगा कि भाई ये कमियां हैं, इसको दूर करो। इफ नो इंटरनल चेक एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम है ही नहीं, he cannot force such organization to introduce it, वो फोर्स नहीं करेगा कि लगाओ ही अपने उसमें इंटरनल चेक सिस्टम को, क्योंकि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द ऑडिटर डिसाइड टू रिलाई ऑन द इंटरनल चेक सिस्टम, अगर ऑडिटर क्या कर लेता है, रिलाई कर लेता है इंटरनल चेक सिस्टम पर, ही कैन रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डिटेल्ड चेकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ओनली अप्लाई टेस्ट चेक ऑन द रिलेटिवली स्मॉलर सैंपल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर उसको लग रहा है इंटरनल चेक सिस्टम अच्छे हैं, इफेक्टिव है, तो वो सिर्फ क्या लगा सकता है, टेस्ट चेक, और वो सैंपलिंग सिस्टम से ऑडिट कर सकता है। सैंपलिंग मतलब नॉट चेकिंग 100% ऑफ आइटम। टू कंक्लूड, वन कैन से दैट एन एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम हेल्प्स द ऑडिटर टू ग्रेट एक्सटेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज वर्क बट डज नॉट रिड्यूस हिज लीगल लायबिलिटी। इंटरनल चेक सिस्टम जो है एक ऑडिटर के काम को कम कर सकता है, लेकिन उसकी लीगल लायबिलिटी को कम नहीं कर सकता। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है। तो क्वेश्चन है ना, 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अगर आ गया तो आपको आंसर क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं।
ऑडिटर एंड द इंटरनल चेक सिस्टम, या फिर ऑडिटर्स ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम, या फिर ये जो कंक्लूजन लिखा है ना, कंक्लूजन, इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे देगा और आगे क्या लिख देगा, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है ऑडिटर की ड्यूटी। तो आपका क्या है, ये एक पैराग्राफ लिख दोगे आंसर हो जाएगा? नहीं। तो पहले आपको बताना है इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है, उसके एग्जांपल, उसके डेफिनेशन, उसकी फिर क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज मत लिखना, लिखना है तो लिख देना। वो लिखने के बाद फिर आखिरी में कंक्लूजन देना अपना। कंक्लूजन में फिर इस चीज को आप बताना, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, या वन कैन से दैट एफिशिएंट इंटरनल, ये सब लिख सकते हो आप इस निष्कर्ष पर आए। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो ये भी तो लिखना है, यही तो आपका, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कॉपी होमवर्क, ठीक है। अब आप लोग एक बार ये पैराग्राफ पढ़ो। कितने क्वेश्चन बनाए? मैं कितने दिया था होमवर्क? 8-9 क्वेश्चन दिया था, बाकी 4 बना हुआ है, 4 ये तो आधा बना है। वो ये बना है ना सर, पूरा बना है ना? कहाँ बना है? इसके ऊपर पुटिंग बस करना है, ये वाले को इसमें पुटिंग करूंगा। तो आधा ही तो बोलूंगा उसको मैं। ये तो मैं बनवाया था कल क्लास में। नहीं बनवाया सर, ये मैं बनाया हूँ, ये पूरा मैं ही बनाया हूँ, जो आप बनाए थे उसको मैं लिखा ही हूँ ना। चलो ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन में बैठ के कंप्लीट करो। आप जितना पूरा बनाए हो, अलग अलग जो जो मेथड था उससे बनाए हो। चलो आप एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और फिर उसके सब्सटीट्यूशन मेथड, हाँ ठीक है, जो डाउट है मैं आके अभी क्लियर कर रहा हूँ आपका। सब्सटीट्यूशन मेथड है ना, प्रतिस्थापन विधि, उसका 3 एग्जाम्पल, और वो जिसके बाद वाला मेथड था उसका भी 3 एग्जाम्पल बनाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल बनाना, हाँ सौम्या को पूछ लेना, बता देगी। चलो अगला एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, इन्वर्टेड कॉमा डाल के क्या पूछेगा, कैन अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर? नो। अब इसको नीचे के पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने पूरा इतना सारा पढ़ लिया है और ये भी पढ़ लिया है ना, तो इसका मतलब है कि भाई आपको ये एक है ना फॉर्मेलिटी बस है पैराग्राफ, हाँ एक प्रकार का कंक्लूजन है। द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज वेरी मच क्लीन, नो एंड नेवर। द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक कैन रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट द वर्क ऑफ द ऑडिटर बट डज नॉट रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। बट द सिस्टम इज नॉट परफेक्ट, हिज वर्क बिकम टेडियस। अगर सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा तो उसका काम जो है क्या हो जाएगा, टेडियस मतलब और कॉम्प्लेक्स, और बढ़ जाएगा काम उसका। He cannot be free of his liability on the ground that since the system of internal check was good, he did not perform the particular function. There is no argument. मतलब ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि वहां का इंटरनल चेक सिस्टम बहुत अच्छा था तो इसलिए मैंने अपने काम को कम किया और वहां पे बाद में किसी प्रकार का फ्रॉड आ गया तो भाई ऑडिटर बोल देगा वहां का इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा था। तो ऐसा नहीं, अपन ऐसा बोल के बच नहीं सकता वो। Thus, a good and effective system of internal check is much help to him, is in no way devised to relieve him of his liability, relieve his, अजीब अजीब टाइप के वर्ड है ना तो आ नहीं रहे बोलने। Thus, a good and efficient system of internal check is of much help to him, is in no way devised to relieve him of his liability and responsibility. नहीं, ठीक है, ठीक है। सुनो, ये बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुड इंटरनल चेक सिस्टम लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर अपने डिवाइस से क्या हो जाएगा, अपने लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा या अपनी जवाबदारियों से दूर हो जाएगा। ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट शुड ही डिपेंड अपॉन द सिस्टम will depend upon the circumstances of each particular case and his own skill, experience and training.
नहीं भाई, उस दिन भी दिखा के गया था, वो देख लिए मैजिक तेरा। नहीं 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 भाई, क्लास चल रहा है। बाय। जादू दिखाता है बच्चा, 2-3 बार आ गया है क्लास में। अरे वो कुछ, वो सिक्का डालेगा कहाँ से निकालेगा, वो कुछ भी करता है वो। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, सबसे पहले तो मीनिंग है कि ऑल मेजर्स टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, मतलब सारे मेजर्स, सारे जो, मतलब क्या बोलते, तौर तरीके लगाए जाते किसी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, और बिजनेस के सारे एक्सपेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल चेक इज सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट अंडर विच वर्क इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज चेक्ड बाय द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। ये इंटरनल चेक की मीनिंग है। अच्छा, इंटरनल चेक जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है। स्कोप, इट्स स्कोप इज वाइड, इट्स स्कोप इज नैरो। अब क्यों है नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ऑब्जेक्ट्स, अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्राइव्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव such as adherence to policies and procedure laid down by the management। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी वगैरह सब बना के रखी है, प्रोसीजर वगैरह बना के रखे हैं, वो सब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटरनल चेक सिस्टम इज डिजाइंड टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफगार्डिंग एसेट्स। इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सी चीज ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज रिव्यूड ओकेजनली बाय द मैनेजमेंट। Internal check system once introduced in the business is generally stable for a certain period and hence less flexible as compared to internal control system। हाँ, इसको है ना, इसको ओकेजनली रिव्यू किया जाता है, लेकिन ये एक बार जो सिस्टम बना दिया गया तो इस सिस्टम को बार बार चेंज नहीं किया जाता है। तो ये लेस फ्लेक्सिबल है और मोर फ्लेक्सिबल है बोल सकते हैं। टाइम, टाइम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नॉट प्री डिटरमाइंड, इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम or any on any activity। or time of internal system, internal check system is predetermined, it is continuous from the starting of work till the end of the work। कोई काम चालू होने से काम के खत्म होने तक इंटरनल चेक लगता है। टेक्निक्स, there are different techniques of internal control, example cost control, accounting control, administrative control। internal check can be applied only after division of work, it is also known as division of work। इंटरनल चेक को डिवीजन ऑफ वर्क भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। तो इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक था। पहला टॉपिक हमने क्या किया हुआ है? इंटरनल कंट्रोल, और दूसरा हमने क्या किया? इंटरनल चेक। अब तीसरा टॉपिक आता है हमारे सामने, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, चलो एक मिनट आप लोग इसको रीड करो, मैं पानी पी के आ रहा हूं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कहां तक रीड करोगे इसकी मीनिंग को? इंटरनल ऑडिट, अब यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हो जा रहा है? मेन हमारा मुद्दा, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो ऑडिट है, ठीक है। तो अब इंटरनल ऑडिट की बात
तो उसमें बहुत उसका मतलब क्या था, उसका इंट्रोडक्शन टाइप का था, और ये चैप्टर ही इसी का, इसलिए डिटेल में यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट यूनिट में आया तो छोटा सा आएगा, और इसमें आएगा तो उसका पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, हाँ, एक चीज और है कि इंटरनल ऑडिट जो है ना, इसके ऊपर सेकेंड यूनिट से आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। सेकेंड यूनिट में जो क्वेश्चन आया है आज तक, वो इंटरनल चेक या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से ही आया है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट से नहीं आया है। चलो पढ़ते हैं, आगे बढ़े। इंटरनल ऑडिट मीनिंग, internal audit is kind of continuous audit conducted by the staff of the concern. The work is done by a separate set of staff who may or may not be have professional audit qualification. मतलब इंटरनल ऑडिट एक प्रकार की क्या होती है, कंटिन्यूस ऑडिट होती है, ठीक है, जो कि कंडक्ट की जाती है एक स्टाफ के द्वारा, ठीक है, और इस काम को करने के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ स्टाफ होता है जिनके पास ऑडिट करने की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज प्रैक्टिकली द सेम एज दैट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर बोल सकते हैं, नॉर्मल ऑडिटर बोल सकते हैं। मतलब इंटरनल ऑडिटर के जो फंक्शन होते हैं वही काम किसका होता है, वो एक ऑडिटर का भी होता है, या जो ऑडिटर का काम होता है वही काम किसका होता है, इंटरनल ऑडिटर का होता है। इन एडिशन टू दैट, एन इंटरनल ऑडिटर हैज टू सी दैट there is no wastage and the business is carried on efficiently. For example, when purchasing furniture, whether tenders were invited, when waste material were sold, whether they were sold by an auction or by inviting tenders and so on. मतलब एक इंटरनल ऑडिटर के काम में और एक्सटर्नल ऑडिटर के काम में यही मतलब डिफरेंस आ जाता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब आता है ना, तो चीजों की एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, उस ट्रांजेक्शन का अगर साथ में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया जाए तो एक्सटर्नल ऑडिटर उसको सही बोल देगा, लेकिन इंटरनल ऑडिटर उसको क्रिटिकली भी देखेगा। क्रिटिकली मतलब जैसे मान लो कोई फर्नीचर को खरीदने का काम हुआ है, तो एक एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा ना, तो सिर्फ देखेगा फर्नीचर खरीदा है ना, तो फर्नीचर का एग्जिस्टेंस चेक करेगा, फर्नीचर की वैल्यू देखेगा, फर्नीचर के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगा। ये तीनों मिल गया ना, तो आगे एक शब्द नहीं बोलेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। लेकिन इंटरनल ऑडिटर आएगा ना, तो उसको खरीदने की प्रोसेस भी देखेगा कि खरीदे हो ना, तो इसको खरीदने का क्या प्रोसेस था, आपने टेंडर मंगवाए थे, कोटेशन मंगवाए थे, क्या देख कर आपने खरीदा, इस टाइप का आपने मतलब क्या देखकर खरीदा, मतलब 4 लोगों से आपने कोटेशन मंगाया, तो 4 लोगों का कोटेशन का आपके पास कॉपी होना चाहिए, और कोटेशन में जो कम वाला था, जिसकी क्वालिटी अच्छी थी, वो वाला आपने खरीदा। तो ये पूरी प्रोसेस भी देखेगा इंटरनल ऑडिटर। अगर आपके बिजनेस में किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल है, उसको आपने बेचने निकाला है, तो बेचने निकाला तो किसी प्रकार की नीलामी, आपने ऑक्शन रखा था क्या, वो भी चेक करना है, ठीक है। तो ये बता रहा है, ये इंटरनल ऑडिटर ये सारी चीजें चेक करता है, मतलब उसको क्रिटिकली एग्जामिन करता है चीजों को, और एक्सटर्नल ऑडिटर को इनसे कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ एक्यूरेसी देख के जाएगा। अगेन, इफ एन इंटरनल ऑडिटर फाइंड्स दैट as a result of inefficiency of the management the concern has suffered loss, it is his duty to report the fact. अगर इंटरनल ऑडिटर को लगता है, कुछ मिलता है कि मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी के कारण बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो रिपोर्ट करेगा उस चीज को अपने रिपोर्ट में, मतलब बताएगा कि ये इन गलतियों के कारण आपको इतना इतना नुकसान हुआ। आप लोगों को पता है, बीच में मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई गवर्नमेंट के पार्टी की बात कर रहा हूं, बीच में पता चला गवर्नमेंट में ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, सुनते हैं ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, ऐसा सुना ही आता है कि नहीं गवर्नमेंट वाले लोग। तो स्कैम किस बेसिस पे उन लोग बोलते हैं कि ये स्कैम है, किस बेसिस पे बोला जाता है कि यहां पर इस टाइप का ये स्कैम हुआ है, वो अपने इंटरनल ऑडिट के बेस पे ये हिसाब लगाते कि स्कैम हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिट जब होता है ना, तो क्योंकि वहां पर देखो, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो वहां पे क्लैरिकल मिस्टेक का तो सवाल नहीं उठता। आप मान लो 1000 करोड़ का कोई एरोप्लेन लेकर आए, तो उसका बकायदा पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास अवेलेबल होगा, हर चीज दिखेगा आपको। लेकिन स्कैम कब पकड़ा जाता है, जब उस चीज को क्रिटिकली देखा जाता है,
तो ये इंटरनल ऑडिट के बदौलत ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती कि इस जगह पे, अभी जैसे दारू घोटाला हुआ जगह जगह, ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी का भी चल रहा है, तो अपन नहीं बोल रहे कौन सही है कौन गलत है, अपन ये बोल रहे कि ये सब किस बेसिस पे लोग बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट के बदौलत ही बात करते हैं। ही हैज टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। अब इसको पता चला मैनेजमेंट की गड़बड़ी से बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो सीधा क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। और वो क्या क्या रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को, पहला वेदर द पॉलिसी एंड प्लान ऑफ एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय देम हैव बीन इंप्लीमेंटेड, कि जो पॉलिसी और प्लान मैनेजमेंट ने बनाए थे, प्रिस्क्राइब किए थे, वो इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। दूसरा, वेदर द इंटरनल कंट्रोल एंड चेक एस्टेब्लिश्ड वर एडिक्वेट, जो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक सिस्टम लगाए गए हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं। वेदर द एक्चुअल रिजल्ट वर वेरिंग फ्रॉम द एस्टिमेट, whether the actual result were varying from the estimate etc to enable the management to achieve the objective of the company in the planned manner। मतलब जो एस्टिमेट्स बनाए गए थे कि ये काम इतने तक होना चाहिए, चाहे टाइम बेसिस पे करो चाहे कॉस्ट बेसिस पे करो, और उसके द्वारा जो एक्चुअली वो काम किया गया, इनके बीच में कितना डेविएशन है, ये डेविएशन को पकड़ेगा कौन, इंटरनल ऑडिटर, और ये देखेगा कि मैनेजमेंट जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना प्लान्ड तरीके से चल रही है। तो ये तीन चीजों को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। ठीक है। इन द केस ऑफ लार्ज कंसर्न लाइक बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी और लोकल बॉडीज, दे हैव सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। डेफिनेशंस, इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन। अच्छा, यहां पर इंटरनल ऑडिट है, मैं मान गया, यूनिट नंबर 1 में भी इंटरनल ऑडिट था, मैं वो भी मान रहा हूं, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ऑडिट को एक अलग एंगल से देखा जा रहा है और वहां पर उसको अलग एंगल से देख रहे थे। तो आपको यूनिट नंबर 1 में आएगा तो उस तरीके से लिखना है, और हाँ, आप वो क्लास देखना ना, वहां पे पूरा मैंने समझाया उसको। ठीक है, चलो डेफिनेशंस वो अपन पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था इंटरनल ऑडिट। चलो आगे देखते हैं। द टर्म इंटरनल ऑडिट हैज बीन डिफाइंड बाय द डिफरेंट ऑडिटर एंड अथॉरिटीज एज फॉलोज। इंटरनल ऑडिट में बी डिफाइंड एज द स्टाफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एंड appraisal of accounting, financial and operating activities within a company for the purpose of aiding top management in efficient administration of the enterprise। ये कौन बोलता है, प्रोफेसर मेक्स। उसके बाद अगली डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स न्यूयॉर्क। इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, internal audit is an independent appraisal activity within an organization for the review of accounting, financial and other operation as the basis for service to management. It is a managerial control which functions by meaning and evaluating of the effectiveness of other control। ये किसने दी हुई डेफिनेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर न्यूयॉर्क। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या डेफिनेशन दी हुई है, एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर द टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग इन अकॉर्डिंग विद द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो डेफिनेशन में शुरू से बोलता हूं, ये काहे क्या करने की चीज है, रटने की चीज है, इसको याद करके जाना है। तो कोई दो डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। इसके बाद अगला बात आता है, यहां पर छोटा सा कंक्लूजन जैसा दिया हुआ है। दस इंटरनल ऑडिट नॉट ओनली एनकम्पासेस चेकिंग मैटर रिलेट टू प्योर फाइनेंस but also reviews and undertakes a critical appraisal of the policies and procedure of the company। मतलब ये सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को चेक करने का काम नहीं करता, चीजों की एक्यूरेसी बस चेक नहीं करता, ये एक प्रकार का क्रिटिकल अप्रेजल है। क्या है ये, क्रिटिकल अप्रेजल, कि आपने अगर 10 रुपए खर्चा किया तो वहां पर 8 रुपए भी किया जा सकता था खर्चा। तो आपने क्रिटिक्स टाइप का, मतलब क्रिटिक्स का रोल निभाता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। थ्रू इट अदर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल आर इवेलुएटेड एंड एग्जामिन्ड।
its main object is to assist management and safeguard assets. Under it, the work of evaluation and examination is performed by the staff of the enterprise. ये जो 4 पॉइंट है ना ऊपर की डेफिनेशन से, ये इसका एक निचोड़ है। नहीं आई बात समझ में? ये करना क्यों जरूरी होता है मालूम है? क्योंकि जो अलग अलग जो महानुभाव लोग हैं ना अपनी अपनी डेफिनेशन दे देते हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन से वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेशन को पढ़ के थोड़ी कोई सोच सकता है कि वो उस समय क्या क्या बोलना चाह रहे थे, उनकी क्या इंटेंशन थी, उनके साथ क्या ग्राउंड रियलिटी थी। इसलिए एक है ना डेफिनेशंस का आखिरी में निचोड़ होता है, निचोड़ मतलब क्रक्स होता है कि ऊपर की डेफिनेशन से ये 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। पहला पॉइंट क्या क्लियर हो रहा है कि इंटरनल ऑडिट है ना भाई मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की क्या एक टेक्निक है। दूसरा, इस टेक्निक के थ्रू जो कंट्रोल है उनको इवेलुएट किया जाता है बाकी के, और उसको एग्जामिन किया जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट एंड सेफगार्ड एसेट। इंटरनल ऑडिट का जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होता है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करना और एसेट्स को क्या करना, सेफगार्ड करना होता है। और अंडर इट द वर्क ऑफ इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन इज परफॉर्म बाय द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइज। इसका जो काम है इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन का, वो कौन परफॉर्म करता है, स्टाफ करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, टू रिव्यू कॉम्प्लायंस विथ पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर, लॉ एंड रेगुलेशन। इस लाइन का मतलब सुनो क्या होता है। पॉलिसी मतलब समझते हो क्या होता है, प्लान्स मतलब समझते हो क्या होता है, प्रोसीजर मतलब समझते हो क्या होता है, लॉ मतलब समझते हो, और रेगुलेशन। देखो पॉलिसी, प्लान, प्रोसीजर ये कौन बनाता है, मैनेजमेंट। लॉ और रेगुलेशन मतलब ये किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट। तो इनके द्वारा जो बनाई गई प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर है और इनके द्वारा लाए गए जो लॉ और रेगुलेशन है, इनका कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं, उसको रिव्यू करने का काम किसका है, इंटरनल ऑडिट का। कॉम्प्लायंस मतलब कंप्लाई करना, कंप्लाई मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, कंप्लायंस मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, ठीक है। उसके बाद टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिव्यू करो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझते हो ना, उसकी जो हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशनल की, टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल, फिर बॉटम, फिर उसके बाद जो एम्प्लॉइज होते हैं, तो उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिव्यू करने का भी काम किसका होता है, इंटरनल ऑडिट का। टू रिव्यू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आजकल MIS का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना डिसीजन लेता है ना MIS के बदौलत ही लेता है। पूरे दोनों आपको खत्म करने हैं आज, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होती है, ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्टिंग होती है, ग्राउंड लेवल से डेटा एंट्री होती है, फिर धीरे धीरे वो डेटा जो है ना ऊपर जाते 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 मैनेजमेंट तक जाते जाते समराइज्ड हो जाता है। नीचे लेवल पर जो डेटा रहता है ना वो एकदम क्या रहता है, डिटेल्ड रहता है, और डिटेल्ड डेटा प्रोसेस होते 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 जब मैनेजमेंट के पास जाता है तो समराइज्ड हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे सिस्टम में जो काम करता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस इंफॉर्मेशन के बदौलत ही मैनेजमेंट बड़े बड़े डिसीजन लेती है। तो इंटरनल ऑडिटर जाता है तो MIS को भी रिव्यू करता है कि भाई ये सही तरीके से काम करे, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन जाएगी तो मैनेजमेंट भी क्या करेगा, गलत डिसीजन लेगा। टू डिटरमाइन एंड रिपोर्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करने का काम किसका है, इंटरनल ऑडिटर का। तो बताना है इंटरनल ऑडिटर को, रिपोर्ट करना है उसके अप्रोप्रिएटनेस के बारे में कि कितना अप्रोप्रिएट है इंटरनल ऑडिट सिस्टम, या सॉरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अप्रोप्रिएटनेस को कैसे चेक करेगा वो, दो चीज को देखेगा, एसेट्स आपके कितने सेफगार्ड हो रहे हैं, कितने बच रहे हैं, मतलब कितने सुरक्षित है, और दूसरा एरर्स और फ्रॉड कितने पकड़ में आ रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो। टू रिव्यू अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, अब जो मैनेजमेंट ने गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे थे वो कितने पूरे हो जा रहे हैं, ये भी चेक करता है कौन, इंटरनल ऑडिट। टू अप्रेज द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी विथ रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नाम की चीज सुने हो, जो रिसोर्स एम्प्लॉय किए गए हैं, जो फंड लगाया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, वो कितने, इकोनॉमी मतलब, इकोनॉमी वर्ड कहीं पे भी आया, इकोनॉमिक्स नहीं बोल, इकोनॉमी,
यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो कितने वेस्टेज को कम कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितने एफिशिएंसी से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं एम्प्लॉय खाली बैठे और उनको पैसा दिया जा रहा है, तो उससे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें चेक करना। टू मेक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर जो है मैनेजमेंट के बिहाफ में एक प्रकार का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है। टू प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इंपॉर्टेंट सजेशंस, अगर इंटरनल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, इंटरनल चेक सिस्टम में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, खामी है, तो उसको बिल्कुल क्या करेगा, मैनेजमेंट को सजेशन देगा कि ये ठीक करना चाहिए। इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, जो वर्क करने का जो तौर तरीका है उसमें इंप्रूवमेंट भी लाता है कौन, इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। आप लोगों को मेन जो है ना भाई, ऊपर ऊपर के पॉइंट लोगों को याद रखना है। अंदर की चीजों को जो मैंने समझाया ना, उसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको एक बार रीड करना आपको जरूरी है। रीड करना क्यों जरूरी है मालूम है, क्योंकि दिमाग में आपकी वर्डिंग्स आएगी, और वर्डिंग्स आएगी तभी आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख सकते हो। उसके बाद एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस। चेक ऑन फ्रॉड, ये फ्रॉड के ऊपर क्या होता है, चेक लगाता है। चेक मतलब हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी डिटरमाइन करने में हेल्पफुल मदद करता है। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स या सेफगार्ड ऑफ एसेट्स भी बोल सकते हो। अप्रेजल ऑफ बिजनेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, कंट्रोल ओवर इरोजन ऑफ कैपिटल। इरोजन ऑफ कैपिटल मतलब सॉइल इरोजन, सुने हो, नींद आ रही है, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब इरोड होना, सॉइल का मतलब ऊपर की सॉइल का एक लेयर निकल जाना पानी से, बाढ़ से, जो भी है। तो वैसे कैपिटल जो है, कैपिटल बह तो नहीं रही है फालतू, वेस्ट तो नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल लगना। गुड रिलेशन विद कस्टमर, मैं बोल सकता हूँ एडवांटेजेस और ऑब्जेक्ट के पॉइंट जो है ना मिलते जुलते, वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज है, बाकी मिलते जुलते पॉइंट है। एडवांटेजेस में फोर्थ वाला, अप्रेजल ऑफ बिजनेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट, बिजनेस के जो अकाउंट है, स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस, उसका अप्रेजल, अप्रेजल से क्या समझते हो, अरे उसके ऊपर क्रिटिकल एक इवेल्युएशन देना कि भाई आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसा होना था, ऐसा है, ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, तो उसके ऊपर एक अप्रेजल देना। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के डिसएडवांटेज। पहला तो डिसएडवांटेज क्या है, कॉल्यूजन। सब एम्प्लॉय लोगों की अगर आपस में मिली भगत हो जाती है, ठीक है, स्टाफ की, मैनेजमेंट की, तो फिर पूरी जब सामूहिक रूप से गड़बड़ियां की जाती है ना, तो फिर वो ऑडिटर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड वर्क, अब इंटरनल ऑडिटर जो जाएगा ना वो पक्षपात भी कर सकता है, क्योंकि उसको क्रिटिक्स बनना है, तो हो सकता है कि उसका कोई एकदम चहेता आदमी होगा, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बायस्ड वर्क दिख सकता है आपको। अनइकोनॉमिक फॉर स्मॉल बिजनेस, ये छोटे बिजनेस के लिए महंगा सौदा है। अनप्रोडक्टिव वर्क, व्हेन द ऑडिटर इज नॉट क्वाइट एबल एंड इफेक्टिव, देन इंटरनल ऑडिट में प्रूव टू बी अनप्रोडक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑडिटर जा रहा है, इंटरनल ऑडिटर उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहा है, और उसका काम अगर इफेक्टिव नहीं है, तो वो एक अनप्रोडक्टिव वर्क साबित हो जाता है, मतलब फालतू में पैसा वेस्ट साबित हो जाता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट कराने से एक बोलने का मतलब ये है, मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस से रिलेटेड आपने बहुत सारे कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह कराए। अब इस एडवर्टीजमेंट से कस्टमर आ गए बहुत सारे, तो आपका बिजनेस का एडवर्टीजमेंट जो खर्चा किया सक्सेस हो गया। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट करा के अगर आपका 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, एक कस्टमर नहीं आया, तो ये पैसा वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो वैसे ही इंटरनल ऑडिट क्यों कराता है कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी बिजनेस, वो पूरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए। अगर वो सारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इंटरनल ऑडिटर का वर्क क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, पैसे का वेस्ट, पैसा और समय दोनों का वेस्ट। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। तो ये मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, इसको आप लोग क्या कर लेना, रीड कर लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बताने लायक है। पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले मीनिंग, इंटरनल चेक इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टाफ फॉर चेकिंग द वर्क ऑफ वन बाय अनदर।
मतलब इंटरनल चेक एक ऐसा काम का ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा सिस्टम है काम करने का, जिसमें एक के द्वारा किया गया काम दूसरे के द्वारा चेक किया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस ऑडिट ऑफ अकाउंट बाय द एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस कंसर्न। यहां पे काम कोई और कर रहा है और चेक करने कोई और आ रहा है। इंटरनल चेक सिस्टम में उसी चेन का ही कोई आदमी, ये आदमी इसका काम चेक करेगा, ये आदमी इसका काम चेक करेगा, ऐसा ये होता है इंटरनल चेक। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है? काम कोई और कर रहा है, चेक करने कोई और आएगा। ऑब्जेक्ट इंटरनल चेक एम प्रिवेंटिंग एरर और फ्रॉड। इंटरनल ऑडिट एम डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड विच हैव ऑलरेडी बीन कमिटेड। मतलब इंटरनल चेक का काम क्या होता है? प्रिवेंट करना, हो मत। और इंटरनल ऑडिट का काम क्या होता है? हो गया तो बाद में उसको डिटेक्ट करना। नेचर अंडर इंटरनल चेक रिकॉर्डिंग एंड चेकिंग ऑफ एंट्री इज साइमल्टेनियसली डन। इंटरनल चेक में रिकॉर्डिंग का ट्रांजेक्शन और चेकिंग का काम साइमल्टेनियसली चलता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, पैरेलली। और इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व्स थ्रू थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड क्यों वाह ठीक, यहां मत आना ना भाई होली खेलने के लिए, पहले बता, यहां मत आना होली खेलने। चलो, इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप द इंटरनल चेक इज लिमिटेड, द स्कोप ऑफ इंटरनल चेक इज लिमिटेड, द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज comparatively broad. Appointment no one member is employed in the case of internal check as the duty are so assigned that these involve cross checking. In internal audit the process of auditing is carried by special staff appointed for this purpose. internal check करने के लिए किसी स्पेशल आदमी को अपॉइंट नहीं किया जाता, वहां पे जो काम कर रहे हैं ना उनको ही ड्यूटी दे दी जाती है कि भाई तुम लगे हाथ इसका काम चेक कर लिया करो। इस यहाँ पे कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट के लिए एक स्पेशल पर्सन आता है अपॉइंटमेंट कराते। प्रोसीजर इन इंटरनल चेक एंट्रीज आर पास्ड इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज चेक्ड बाय अदर। वही बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। और इंटरनल ऑडिट में जो काम किया गया है उसको कौन चेक करेगा? कोई दूसरा आके चेक करेगा। क्या लिखा पढ़ लेते? इन इंटरनल ऑडिट द वर्क ऑफ क्लर्क इज चेक्ड बाय अनदर क्लर्क आफ्टर द फॉर्मर हैज फिनिश्ड द वर्क। काम होने के बाद, यहां काम होते होते चेकिंग होती है, काम खत्म होने के बाद चेकिंग होती है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर while in the case of internal check the error and fraud are detected at the time of internal checking. Internal audit any error or fraud detected at the end of audit work period. The work of internal check is continuous. Internal audit begin where accounting work come to an end. Internal audit last में होता है और ये साथ साथ में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सजेशन अंडर इंटरनल चेक सिस्टम नो सजेशन इज प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट। यहाँ पे किसी प्रकार का सजेशन नहीं दिया जाता, लेकिन इंटरनल ऑडिट सजेशंस आर प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्क डन बाय चार्टेड अकाउंटेंट। यहाँ पे कोई सीए काम नहीं करता, यहाँ पर एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जो काम करेगा वो सीए हो सकता है। मे बी और मे नॉट बी सीए लिखा है ना, जरूरी नहीं कि इंटरनल ऑडिट सीए ही करेगा, वो कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हो सकता है। लेकिन इंटरनल चेक के लिए सीए की जरूरत नहीं है, वहां पे नॉर्मल जो स्टाफ है क्लाइंट का वही करेगा। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब मेरी एक बात सुनो, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एक वो दिखा रहा हूं, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 पढ़ो। व्हाट इज इंटरनल चेक? डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। What is the position of the auditor in this connection? मतलब ड्यूटी बताना ऑडिटर की। उसके बाद अगला क्या है? वाउचिंग, या शाम की क्लास में हो जाएगा, और वेरिफिकेशन भी आज शाम की क्लास में हो जाएगा। और टेस्ट चेकिंग और रूटीन चेकिंग ये एक्चुअली दिख रहा है यहां पर, लेकिन मैंने आप लोगों को यहां पर करवा चुका है। ठीक है, मैंने यहां पर आप लोगों को इसको करवा दिया है। मतलब 5 और 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया है। मतलब इस चैप्टर का, इस यूनिट का हमने आधा पोर्शन कर लिया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ध्यान से सुनना, अपना यूनिट नंबर 1 का हाफ पोर्शन हो चुका है। हाफ पोर्शन मतलब जो टेक्निक प्रिपरेशन वाला है उसे नहीं भी करोगे तो शुरू के हाफ पोर्शन से आता ही है, क्वेश्चन एक आएगा ही, कंफर्म है। और वो पूरा पोर्शन मैंने करवा दिया है। और मैंने आप लोगों को मालूम है यूनिट 2 करवाया ना,
उसका हाफ पोर्शन करवा दिया है, और बाकी का जो वाउचिंग वेरिफिकेशन है उसका हाफ पोर्शन आज कराऊंगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में अगर आए तो इसका तो मैंने पूरा ही करवा दिया आप लोगों को। तो हमारा कवरेज अगर बोलूं यूनिट 1, 2 और 5 हो चुका है। तो आज शाम की क्लास में मैं आप लोगों को वाउचिंग वेरिफिकेशन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा यूनिट नंबर 2, 1 और 5 कंप्लीट। उसके बाद कल सुबेरे भी क्लास रहेगी आप लोगों की, जिसमें मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 4 करवाऊंगा। ठीक है, फिर कल तक की क्लास में अगर आप लोग अलाउ करोगे, ज्यादा समय अगर दोगे आप लोग, कल शाम को तो क्लास नहीं रहेगी, कल और दूसरी भी क्लास नहीं रहेगी, तो आप ही लोगों की बस क्लास रहेगी, बोलोगे तो मैं कल ये भी और ये भी खत्म करा दूंगा। कल हमारा ऑडिट खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे दिख रहे क्वेश्चन, ज्यादा टॉपिक ज्यादा नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो कल मैं ऑडिट करवा भी दूंगा आप लोगों का। फिर आप लोगों को सिर्फ अपने लेवल पर जो पढ़ाई करनी है वो करनी है। ठीक, तो ये जो मैं नोट्स वगैरह दिखा रहा हूं, मैं सबका पीडीएफ आप लोगों को भेज चुका हूं। मेरे को सिर्फ कल तक का टाइम दो, 100% नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं मैंने ग्रुप में भेजा है।